चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आपको झारखंड के अपडेट दे देते हैं। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। रुझानों में एनडीए और इंडिया गठबंधन में टक्कर देखी जा रही है। एनडीए 28 सीटों पर आगे, जबकि इंडिया गठबंधन 51 सीटों पर आगे है। यानी कि एक देखिए, शुरुआत से ही हम दिखा रहे थे कि एनडीए आगे चल रही है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली है। बता दें आपको कि इंडिया गठबंधन 51 सीटों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि झारखंड में बीजेपी बनाम जेएमएम मुकाबला यहां पर दिलचस्प है। बता दें कि झारखंड में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा और बड़ा मुकाबला है, लेकिन फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि 28 सीटों पर एनडीए, इंडिया गठबंधन 51 सीटों पर आगे है। हालांकि वोटिंग के बाद यह काउंटिंग हो रही है और ये काउंटिंग लगातार जारी है। ये महज रुझान है। रुझानों के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, लेकिन फिलहाल ये रुझान है। हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बता दें आपको 28 सीटों पर एनडीए, जबकि 51 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। तो इंडिया गठबंधन 51 सीटों पर आगे हैं। तमाम विषय, तमाम मसले, तमाम यहाँ पर मुद्दे रहे जिसके आधार पर वोट मांगा गया, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई। और ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन अपने पक्ष में माहौल बना पाया, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 51 सीटों पर आगे चलना और एक अंतर भी काफ़ी ज़्यादा सीटों पर दिखाई दे रहा है। हालांकि वोटों का क्या अंतर है ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन 81 सीटों में से 51 सीटों पर इंडिया गठबंधन की बढ़त, ये एक अच्छी बढ़त कही जा सकती है फिलहाल मौजूदा वक्त में, क्योंकि कई ऐसी वीवीआईपी सीटें देखिए जिसको सभी की निगाहें टिकी हुई है। बरहेट की अगर हम बात करें, खुद हेमंत सोरेन वहां से अभी फिलहाल चुनाव लड़े हैं और क्या स्थिति है इस पर भी सभी की निगाहें हैं। हालांकि अभी तक आगे ही चल रहे हैं हेमंत सोरेन, गामलियन हेब्रम को पीछे पछाड़ते हुए। और महाराष्ट्र से जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर ये रुझान आ रहे हैं। महाराष्ट्र की एनडीए में, महाराष्ट्र के अंदर एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बता दें आपको कि रुझानों में एनडीए काफी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुमत के पार पहुंच गया है। बताया भी जा रहा है कि एनडीए को 215 सीटों पर बढ़त है। एक अच्छा खासा यहां पर आंकड़ा है बढ़त के साथ आगे बढ़ता हुआ। बता दें कि 122 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ रही है, जबकि शिवसेना शिंदे ग्रुप की बात करें तो 57 सीटों पर आगे है। अजित पवार गुट एनसीपी 34 सीटों पर, जबकि एमवीए, जी हाँ, महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महज 60 सीटों पर ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 21 सीटों पर, शिवसेना उद्धव गुट 22, शरद पवार गुट एनसीपी जो है वो 14 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। और चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ उन खास मेहमानों में हेमंत कामले जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं एमएनएस के। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस बात का भी जिक्र किया जा रहा था, देखिए अभी एनडीए काफी ज्यादा आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि अभी जो मौजूदा स्थिति है 215 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए जो है वो 60 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। हेमंत कामले जी, कहाँ अपने आप को देख रहे हैं फिलहाल आप रुझानों में? नहीं, रुझान में जो भी जैसे शुरुआती जो बढ़त बनाई है वो कई जगह पर अब थोड़ी ज्यादा हो रही है। जो कुछ उम्मीदवार पिछड़ गए थे वो आगे भी आ रहे हैं, तो हम लगातार उस पर ध्यान रखे हुए हैं कि आगे क्या चल रहा है। लेकिन जिस तरह से महायुति बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अजित पवार के जो आघाड़ी ली है, वो कहीं ना कहीं लाडली बहन, बटोगे तो कटोगे, इन सबका परिणाम कहीं ना कहीं दिख रहा है और लाडली बहन की रिश्वत काम आई है कहीं ना कहीं। तो मैं समझता हूँ कि शुरुआती जो ट्रेंड है
वो ऐसे ही रहेंगे या और उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं कुछ समय के बाद, वो देखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से जो बढ़त बनाई है वो सभी एग्जिट पोल पे भी कहीं पर मूकेबल करे हैं। तो देखते हैं कि आने वाले समय में कितना इसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है हेमंत जी, एक सवाल मेरा है आपसे। ठाकरे परिवार वर्सेस ठाकरे परिवार, अमित ठाकरे कहाँ अब आ रहे हैं? अगर देखा जाए तो अमित ठाकरे का परफॉर्मेंस किस तरह से, क्या अमित ठाकरे को परेल के लोगों ने माना है या किस तरीके से अभी कर रहे हैं वो? देखिए, एक आपको बात साफ करूंगा कि हमने कोई जो सेफ सीट होती है जहाँ पर सुरक्षित थी तो वो नहीं थी। हमने वहां पर उन्होंने जब इच्छा जताई इलेक्शन लड़ने की, तो हमने कोई सीट, जैसे कि आदित्य ठाकरे जी ने वहां पर उनके लिए पिछली बार 2 एमएलए मतलब सचिन अहिरे या सुनील सिंह सतीक एमएलए, इनकी कुर्बानी देकर वहां पर आदित्य ठाकरे जी को लगाया जाता है। जबकि हमने यहाँ पर अमित ठाकरे ना कोई हमने किसी को ये किया है ना किसी के साथ गठबंधन, हमने अपने मनमुताबिक को लड़ी थी। नहीं, आपने गठबंधन नहीं किया, लेकिन वहां से बीजेपी ने और यानी महाविकास आघाड़ी जो है या महायुति ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन साफ साफ आपको समर्थन दिया। तो ऐसा नहीं लगता है कि श्योर सीट होने के बावजूद भी कहीं अमित ठाकरे पीछे न रह जाए? किसने दावे समर्थन किसने दिया था? बीजेपी ने। जी बिल्कुल, कहीं कहीं उन्होंने कोई कैंडिडेट ही नहीं उतारा वहां। नहीं, वहां पर उनके गठबंधन के सदा समर्थक थे, सदा समर्थकर उन्होंने सीट लड़ाई थी ना वहां पर। अब जी वहां पर ट्रायंगुलर जो यहाँ पर लड़त हुई है उसमें अमित ठाकरे जी है मनसे से, सिंधे गुट से सदा सरवणकर है और तीसरे जो ठाकरे सेना के महेश सावंत है। तो वहां पर कहीं पर भी हमें समर्थन नहीं दिया था उन्होंने। तो क्या ये लगता नहीं है कि बीजेपी के समर्थन के बावजूद भी कहीं कुछ अमित ठाकरे पीछे रह जाएंगे? यानी ठाकरे परिवार वर्सेस ठाकरे परिवार में ये कहीं पिछड़ता हुआ नजर आएगा क्या ये मामला? ठाकरे परिवार वर्सेस ठाकरे परिवार ऐसी कोई लड़ाई, देखिए ठाकरे परिवार अगर अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे को सामने सामने नहीं, बात यह है कि हमने जो लोकसभा में इनको जो अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था एनडीए को, तो उसके बदले में हमें कुछ मांगा नहीं था उनसे। हमने तो मोदी जी को समर्थन दिया था। तो यहाँ पर वो समर्थन करे ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर समर्थन करना था तो उनको समर्थन करना चाहिए, ऐसा कोई समर्थन तो आए नहीं कहीं पर भी। तो ये सेफ सीट है या ऐसी कोई चीज नहीं थी। हमने यहाँ पर जो भी हमारे कैंडिडेट लड़े हैं, तो 138 कैंडिडेट लड़े हैं, तो अपने बलबूते देखिए इनकी एवरेज एज जो है ना वो 30 से 35 के बीच में। तो हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं करीबन सभी कैंडिडेट ये बहुत ही जवान कैंडिडेट, सब नवोदित कैंडिडेट हैं। तो हम लड़ेंगे, अपनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो प्रस्तावित है जैसे कांग्रेस है, एनसीपी है और शिवसेना उद्धव ठाकरे, देखिए वहां पर उनके जो सीट है उसमें इतनी कमी आई है। तो हमारे तो सब नौजवान कैंडिडेट लड़े थे। ठीक है, एक अपडेट है जिसमें खास पूर्व मुख्यमंत्री जो है पृथ्वीराज चौहान वो पीछे चल रहे हैं। जी, ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक कि पृथ्वीराज चौहान पीछे चल रहे हैं। बहरहाल जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा था, देखिए हेमंत कामले जी कर रहे थे। राकेश जी, आप लोगों ने भी महिलाओं के उत्थान की बात की। देखिए उन्होंने कहा, आप लोगों ने कहा कि हर महीने जो है 3,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन लाडली बहन में 2100 रुपए महिलाएं लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन 3,000 रुपए कह रहे नहीं चाहिए। 2100 की लड़ाई या जीत नहीं है, ये कटोगे और बटोगे के नारे को जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिस तरीके से वोटों का पोलराइजेशन किया गया, बंटवारा किया गया, ये उसकी जीत है। अगर सिर्फ सुविधा देने से जीत की बात होती तो सारी ही सीट महायुति जीत जाती। जितनी सीट अघाड़ी संगठन जीत रहा है वो भी नहीं जीत। तो ये कहना बेमानी है कि हमने जो वादे करे या उन्होंने जो दिया, लाडली बहना में 2100, हमने 3,000 बोला, छात्रों के लिए अलग बोला, अन्य जो घोषणाएं की वो जनता के गले में, जनता के बीच में एक डर, एक खौफ पैदा किया गया। बटेंगे और तो कटेंगे, ये जनता को पसंद आ गया, मतलब आप ये कह रहे हैं? नहीं, डर है ना, खौफ है, पसंद नहीं आ गया। पसंद आ गया होता तो पूरे देश में एक तरफा राज हो जाता, लोकसभा में भी और अभी विधानसभा में भी। किस चीज का डर है? डर जो खौफ होता है वो कहीं ना कहीं असर करता है, वो बंटवारा करता है, वोटों का संयुक्तिकरण करता है। जब आप समाज को लड़ाते हैं
तो बहुसंख्यक समाज को जब डराते हैं तो वोटों का पोलराइजेशन होता है। उसे करने में बीजेपी सफल रही, और वो कांग्रेस पहले भी नहीं करती थी, आज भी नहीं करती। वोटों का बंटवारा करते हैं आप लोग, एक डर पैदा करते हैं श्याम प्रकाश जाटव जी, लोगों में भय पैदा करते हैं। बैठकों में जाति पूछने का काम तो राहुल गांधी जी करते हैं। पत्रकार किस जाति के हैं वो आपने तमाम जगहों पर देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी जी पूछते हैं। आपके जो यूनिट है उसमें कितने शेड्यूल्ड कास्ट हैं, कितने ओबीसी हैं, ये पूछने का काम करते हैं, मगर ये नहीं बताते कि उनके नेशनल हेराल्ड में कितने SC/ST पेपर दिखाना वो ये नहीं काम है, बताते रोहित कि पवार उनके पीछे। नेशनल हेराल्ड जो है उसमें कितने SC/ST OBC। बांटने का काम तो राहुल गांधी जी से सीखो ना। अगर आप देखें मोदी जी से पिछले कुछ वर्षों में जो लाइन आपने दी है प्रदेश में, देश में, उसका मतलब क्या होता है? किससे बचना है और कौन काटने वाला है, ये भी तो बताइए। आप ही लोग काटने वाले हैं। आपने 47 में हिंदू मुसलमान बांट दिए और पाकिस्तान अलग बना दिया। तो आप अभी किसको डरा पाकिस्तान रहे हैं? अलग बनाया ना। संयुक्त हिंदू है, पूरे हिंदू समाज को डरा रहे हैं कि आप संयुक्त नहीं होगे तो काट दिए जाओगे। कौन काटेगा, वो भी तो बोलिए। हिंदू मुसलमान को एक रहना पड़ेगा, अगर वो बट गए तो आप लोग दोबारा काट देंगे। हिंदू और मुसलमान को एक रहना पड़ेगा, चुनाव के बाद बोल रहे हैं, पहले क्या बोला है? पूरा देश जानता है, प्रदेश आप जानता है, लोग हिंदू मुसलमान करके इस देश को बांटना चाहते हो। उस खेल में आप बंटवारे में सफल हो गए जो अंग्रेज होते थे। तो ये आप हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं बटा, ये परिणाम दिखा रहा है। अगर ये बटेगा तो आप एक और पाकिस्तान तैयार करेंगे। एक एक करके बोले ना राकेश जी, मैं देती हूँ ना मौका सर आपको। पहले अभी शांत प्रकाश जी अपनी बात पूरी कर लेते हैं, फिर मैं आपको मौका देती हूँ। जी देखिए, कांग्रेस जो है वो बेचैन है, उसका बांटने वाला जो फंडा है वो कामयाब नहीं हो पा रहा, और वो जो चाहते हैं कि ये देश बटे और उसके बाद में एक और पाकिस्तान बने, कटे, तो इनका ये मंसूबा पूरा नहीं हो रहा और उसको जनता ने एक सिरे से नकार दिया है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि महायुति जो है वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जीत हासिल कर रही है। इनके राहुल गांधी जी हर जगह बैठ करके व्यापार न चले, व्यापारियों पर ऊट-पटांग का आरोप लगाना है। अडानी, अंबानी, इनको देश बेचा जा रहा है। किसने देश बेच दिया भैया? अरे ये जो उद्योगपति है वो एक व्यक्ति नहीं है, पूरा देश इनके साथ चल रहा है, इनकी यूनिटों में कमा रहा है। तमाम लाखों बच्चे हमारे रोजगार पा रहे हैं, करोड़ों लोग जो हैं वहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, इनके प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। दुनिया में अगर हम प्रगति कर रहे हैं तो उसमें उद्योगपतियों का योगदान भी होता है। और आप ये जो है ना इस प्रकार का एक नैरेटिव चलाते हैं उद्योगपतियों के खिलाफ, उसका सीधा असर जनता के ऊपर पड़ता है। आप क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं और जनता को बांटने की बात कर रहे हैं? मतलब पूरे देश को आप एक ऐसी स्थिति में लाना चाह रहे हैं जो किसी भी सूरत में देश की जनता को जो है वो मुफीद नहीं लग रहा। उन्होंने आपके अगेंस्ट वोट दे दिया। अब आप खुद देख लो, 20-22 सीटों पर कांग्रेस बैठी हुई है। फिर चीखते रहना कि भाई हमने बहुत बढ़िया हासिल किया, बाजुओं पर कर करके आपकी प्रवक्ता जो है वो एक जीत का बिगुल दिखाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है। आप देश को बांटो नहीं, जोड़ करके रखो। और ये जो बांटने की जो राजनीति है, राहुल गांधी जी को बताएं कि ये देश बांटने से नहीं जोड़ने से चलेगा। ठीक है, राजीव जी कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छे करने पड़ेंगे ताकि परिणाम अच्छे दिखें। मुझे राकेश जी से एक बात पूछनी थी कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये बटेंगे और कटेंगे की जो बात थी वो उनको फायदे कर रहा है, लेकिन जब बारी आती है तिजोरी खोलने की, कराड़ में जाके राहुल गांधी ने तिजोरी खोली, वहां से पृथ्वीराज चौहान पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा जो अलग अलग जो सिक्योर सीट बताई जाती थी वहां से रोहित पवार पीछे चल रहे हैं। तो ये सारी चीजों पर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जनता ने सीधे सीधे नकार दिया है? देखिए, जब एक डर फैलता है, खौफ फैलता है, जो बटोगे तो कटोगे, इस नारे का मतलब, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा इस देश के संविधान में क्या है, ये तो बताना चाहिए उस दल को जिसने नारा दिया। वो चुनाव के बाद अगर ये बोलता है कि बटोगे और कटोगे, हमने इसलिए बोला कि सब एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम एक हो जाए, जैसा अभी प्रवक्ता बोल रहे थे, हास्यास्पद बात है। आप देश की जनता को डराते हो, खौफ में लाते हो, और उसके बाद उन उद्योगपतियों की मदद करते हो,
उनके बारे में ये बोलते कि उन्होंने रोजगार दिए। कितने बेरोजगार हैं इस देश में, इसकी संख्या बीजेपी प्रवक्ता को शायद नहीं मालूम हो तो देख लें जाके ऑनलाइन, पता चल जाएगा। तो ये मसले कहाँ उठाए आप लोगों ने, बताइए? ये तो गौड़ दिखाई दिए। आप लोग तो अडानी अंबानी के पीछे ही पड़े रहे, आप लोग उन विषयों के पीछे पड़े रहे जिनसे जनता का कोई लेना देना नहीं है। सर, बेरोजगारी का मसला कहाँ उठाया आप? कानून व्यवस्था का मसला कहाँ उठाया? किसानों से जुड़ा हुआ मसला कहाँ उठाया? सर, कहाँ उठाया आप लोगों ने, बताइए ना। बिल्कुल उठाया, मुद्दे उठाए, लेकिन बटोगे और कटोगे नहीं उठाया। वो खौफ नहीं फैलाया, वो डर नहीं फैलाया, हिंदू मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं करा, हिंदुओं का पोलराइजेशन नहीं करा, तो हमने संविधान के खिलाफ काम नहीं करा। हार जीत अपनी जगह, लेकिन देश में लोकतंत्र सिस्टम मजबूत हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। देश की जनता को बधाई, आपको बधाई, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं समझती कि जिन्होंने देश आजाद कराया, जिन्होंने देश बनाया, वो देश का बंटवारा कभी भी नहीं करना चाहेंगे। वो ये नहीं बोलना चाहेंगे कटोगे और बटोगे और फिर हमें वोट दो। वो बाद में वोट लेने के बाद बोलेंगे हमने ऐसा नहीं बोला था, हमने तो हिंदू मुस्लिम के लिए बोला था। क्या इनके प्रधानमंत्री जी ने हिंदू मुस्लिम के लिए बोला था? देश की जनता नहीं समझती। अब खौफ और डर फैला के चुनाव जीतना। वो तो कह रहे थे एक है तो सेफ है, वो तो कई नारे देके जा रहे थे। वो तो जब आ रहे थे तब एक नया नारा दे रहे थे। सबका प्रभाव पड़ गया क्या? मैं बीजेपी के नारे की बात कर रहा हूँ। हमने तो 10 नारे दिए, हमने देश के बंटवारे के नारे नहीं दिए। हमने ये नहीं बोला आप बटोगे तो कटोगे, मैं उसी नारे की बात कर। देखिए साफ साफ तो दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं वायदे जो आपके थे वो वायदे कहीं वो वायदे ही रह गए, या लोग ने जो काम हुआ था उस पर आ गए। ये पोलराइजेशन भारी पड़ गया, ये बंटवारा भारी पड़ गया, ये डर और खौफ भारी पड़ गया उन असली बातों पे, उस सच पे। और होता है राजनीति में, लोकतंत्र में एक समय दौर ये भी आता है, आज है कल गुजर जाएगा। नहीं सर, कहीं यूबीटी के साथ साथ आना तो भारी नहीं पड़ गया आपको? देखिए ये तो विश्लेषण होगा पार्टी स्तर पे हर चीजों पे, सीटों के बंटवारे को लेके, रणनीतियों को लेके, लेकिन जो मूल अभी बात हम एक लाइन की कर रहे हैं, जिस तरीके से वोटों का पोलराइजेशन किया गया उसका फायदा भाजपा को और उसके गठबंधन सहयोगी को मिला। उन्होंने जो डर और खौफ पैदा करा, हिंदू मुस्लिम के बीच जो खाई पैदा करी, उसका फायदा उनको वोटों में सब। नहीं, ये तो अपनी नाकामी छुपाने वाली बात होगी ना कि सर दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ दिया जी। देखिए जी, तो मसला यही है। बोलना नाकामी छुपाना नहीं, आपकी परिभाषा में हो सकता है। हाँ। मेरी परिभाषा में, आपकी परिभाषा में क्या है? के हिसाब से चलते हैं। आप सिर्फ एक ध्रुवीकरण का मसला करके अपनी जिम्मेदारियों से तिश्री कर सकते हैं क्या? आप ये कह सकते हैं क्या कि सिर्फ ये मसला है जिससे कि हम तो जो चुनाव है हार रहे हैं? जनता ने जो दिया है वो हम जीते, और अगर डर फैलाया है तो हमारा बोलना अधिकार है। तो ये डर के झारखंड में नहीं फैला? ये डर के झारखंड में नहीं? योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे भी रैली की है, प्रधानमंत्री ने वहाँ पे भी रैली की है, वहाँ पे क्यों नहीं फैला ये डर? वहाँ की जनता नहीं है क्या? वहाँ कटेंगे तो कटेंगे नहीं क्या? समझा दीजिए, कैसी बात कर रहे हैं राकेश जी? व्याकरण में कुछ भी ऐसे नहीं होता ना सर। इसका मतलब खौफ पैदा नहीं करना नहीं होता है क्या? राकेश जी, जो आपकी सीटें एकदम से सिक्योर थी वो कहाँ चली गई? या प्रधानमंत्री जी ने समझाया, बीजेपी ने समझाया, तो वो बता दीजिए, तो सच स्वीकार कीजिए। हम भी कर रहे हैं। नहीं, आप स्वीकार करिए ना, आपकी मजबूरी है। हमारी कौन सी मजबूरी है सर स्वीकार करना? हम क्यों करेंगे स्वीकार? देश की जनता के लिए बोल रहा हूँ मैं, आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है। आप तो तारीफ करिए, तो सवाल पूछेंगे सर, सवाल का जवाब दीजिए ना। हमारा अधिकार सच बोलना है, संविधान के हिसाब से काम करना है, देश संविधान से चलता है, इसे नारों से नहीं चलता है। सच्चाई क्या है क्या नहीं है ये आप थोड़ी तय करेंगे ना राकेश जी, ये आप तय नहीं करेंगे ना कि मसला क्या रहा। आप तो सिर्फ अपनी से आप नहीं, ध्रुवीकरण मसले बताइए ना सर। आप मुद्दों देखिए, वही चीज मैंने नहीं वही चीज डर के अगर वोट दिया है तो कल जनता खड़ी होगी पलट के, राकेश जी वो समय भी आएगा। मेरा नहीं सीधा सा सवाल आपसे है कि वो जो मसले थे, जो असल मसले थे वो गौण थे, नहीं बात कर रहे थे आप रोजगार पे। गौण नहीं थे, जब डर होता है ना तो असल मसले गौण हो जाते हैं। जब आपके सिर में तलवार राकेश सिंह जी डरते हैं क्या? राकेश सिंह जी डरते हैं क्या, मुझे बताइए। मुद्दे गौण होके डर में वोट डाला जाता है। नहीं ऐसे नहीं ना सर, बात हवाई मत करिए ना। वही बोल रहा हूँ, आपको कड़वा लग रहा है तो मजबूरी मेरी नहीं। राकेश जी, आप एक सीधा बताइए, बारामती में सीधे तौर पर शरद पवार खुले तौर पर कहते हैं कि हम बड़े मार्जिन से वहां जीत कर आएंगे, या बड़े मार्जिन से वहां, लेकिन वहां अभी जो ट्रेंड है वो क्या दिख रहा है? क्या वहां भी डर था? गढ़ तो उनका है वहां, क्या वहां भी डर था? वहां भी इस तरह की बातें बटेंगे डरेंगे बातें होंगी? गढ़ किसी का राजनीति में नहीं होता है। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, अटल जी जैसे नेता भी आ रहे हैं। कोई गढ़ और जनता किसी की बंधी हुई नहीं होती है।
लेकिन एक वातावरण निर्मित होता है चुनाव का, स्वच्छ अब आप वातावरण कह है रहे या चिट भी स्वच्छ मेरी पट भी वातावरण मेरी, नहीं? ऐसा नहीं होता ना सर। अभी आप कह रहे जनता अच्छा, ऐसा किसी नहीं के होता डर में राजनीति नहीं में, होती, आपके अभी कह हिसाब रही से ऐसे ही जनता डर होता है गई। कि बटोगे और काटोगे नारा है तो उसकी परिभाषा ये है कि साहब वो दोनों के लिए बोला था, ये आपकी शब्दावली में होता है, मेरे तो नहीं होता। चलिए ठीक है। शांत प्रकाश जी, देखिए ये तो सीधा सीधा सिर्फ एक ध्रुवीकरण की बात की जा रही है यहाँ पे कि देखिए बात मसला एक ध्रुवीकरण का ही है, जिस वजह से जो वोटों का बंटवारा हुआ है। ध्रुवीकरण करने का इनका प्रयास था, मगर वहाँ की जनता जो है वो बटी नहीं और उन्होंने एकजुट होकर के, देखिए 2.5 साल उन्होंने देखा ना कि किस तरीके से कांग्रेस ने बदहाल कर दिया था महाराष्ट्र को। उसके बाद में फिर दोबारा जो है एनडीए की सरकार बनी और 2.5 साल में हमने जो योजनाएं थी उनको, विकास की योजनाओं को दोबारा शुरू किया। तो हमने वहां पर डेवलपमेंट करके दिखाया, लोगों को साफ तौर पर दिखाई दिया कि हाँ वाकई यदि कहीं 100% आउटपुट किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं का है, सर, एक एनडीए बात का मुझे है। बताइए शांत प्रकाश जी कि मौजूदा वक्त में आपकी सरकार होते हुए भी क्यों आप लोगों को 80-20 करने की जरूरत पड़ती है? क्यों आपको ये करने की जरूरत पड़ती है कि जी बटेंगे तो कटेंगे, ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ती है? उन बातों की बात क्यों नहीं की जाती? उन कामों का हवाला क्यों नहीं दिया जाता जो आपने किए हैं जनता के लिए? आप मुझे बताओ कि कौन से नेता ने 80-20 की बात कही? सर यूपी चुनाव में नहीं की थी क्या 80-20 की बात? नहीं की थी, देखिए, भूल गए नहीं, सर, बिल्कुल नहीं। भूल गए सर, सुने मेरी फिर तो बात। भूल गए सर आप। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, बीजेपी हम की याददाश्त एक बहुत ही बात पर आमादा बार है बार भूल जाती कि है चीजों देश को। को अगर कटने से बचाना है तो बांटना नहीं है। कांग्रेस ने बांट के दिखाया और उसके बाद में देश को काट करके भी दिखा दिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश उसी का उसका परिणाम है। और ठीक इसी तरीके से ये तमाम जो प्रयास जो है राहुल गांधी जी, जातियां पूछना, धर्म की राजनीति करना, मुस्लिम को गुमराह करने के प्रयास करना, ऐसे नहीं चलेगा ना। आप समाज को बांट करके और चुनाव में जाते हैं। हम नहीं समझते कि इस प्रकार के बांटने से जो है देश का बहुत बेहतरीन विकास हो पाएगा। इस चीज को ध्यान में रख करके ये बात कही गई कि किसी सूरत में बंटना नहीं है, अगर बंट गए तो कट जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक है तो सेफ है, वो सेफ लेकर के पहुंच गए, पता नहीं क्या समझ में आता है उनके। अरे आप ये देखो ना, अगर हम एकजुट रहेंगे तभी तो सेफ रहेंगे। अब वो एकजुट कौन रहेगा? उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मुसलमानों से या हिंदू एकजुट रहे। ये देश में सभी जाति और वर्ग के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, सबको एकजुट होकर के रहना है। तो इसलिए जब तक हम एकजुट होकर के नहीं रहेंगे तब तक हम सेफ नहीं रहेंगे। और यही कारण है कि हमें वहां पर समुचित जनता ने, जिस तरीके से परिणाम 220-221 के मैं देख रहा हूँ, तो समुचित जनता जो है हमें 29-30 सीटें हमें ज्यादा मिल रही है पहले से। तो इसका मतलब जनता में हमारे लिए किसमें है और हमारे काम को लेकर के, हमारे व्यवहार को लेकर के, क्योंकि हम जाति की बात नहीं कर रहे, धर्म के नाम पर बांटने की बात नहीं कर रहे। बेशक से कांग्रेस इस बात को करती है और कहती है कि नहीं भाजपा करती है बात, ये इसका झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ है जिसको नकार दिया। 19 सीटें देख रहा हूँ, कांग्रेस 19 सीटों पर है। तो इस तरीके से कहाँ बनेगा काम? जनता तो इनको एकदम एक सिरे से नकार रही है ना। तो सही मायने में आप डेवलपमेंट की भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ जहाँ पर आपकी सरकारें हैं, हमने पूरे देश को 14 करोड़ शौचालय दिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने शौचालय पे टैक्स लगा दिया, 30 रुपए प्रति टॉयलेट जो है वो टैक्स वसूली करने की वहाँ पे योजना बना दी। तो हम जो चीजें, मतलब 2014 से पहले लोग सड़क किनारे बैठ करके शौच करने के लिए मजबूर होते थे, आज पूरे देश में स्वच्छता का वातावरण है। हमने इस प्रकार के काम करके दिए। हमने 4.5 करोड़ लोगों को मकान दिया। वो जनता उसको नकार दी गई क्या? उसको दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ये जो लोग बोलते हैं उसका प्रतिपालन करते हैं, 100% प्रतिपालन करते हैं। एक पैसा 100% जो है उन लोगों के अकाउंट में गया है। ठीक है राजीव जी का मैं रुक कर लेती हूँ सर, मैं लौटती हूँ सर। राजीव जी, अभी तकरीबन 225 के आसपास एनडीए महाराष्ट्र में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या अनुमान बताता है आपका?
कहाँ तक सिमट जाएगा? देखिए, जिस तरीके से जो सीटों का अभी तक रुझान जो दिख रहा है 215 220 तक ये साफ साफ दिखता चला जा रहा है। हाँ। अब आगे चलकर जो बातें सामने आ रही हैं, जो खास करके जो महाविकास अघाड़ी है वो अगर अपने आप का अगर आकलन करता है तो वो काफी नीचे तक है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 215 220 के आसपास ये एक बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। 288 सीटों में से 215 220 तक जो बढ़त दिख रही है वो जीत में तब्दील भी हो सकती है। हालांकि कुछ सीटें और भी कभी जो चौथे और पांचवें राउंड की जो बात, क्योंकि 19 राउंड अलग अलग होने वाले हैं तो इसमें कई सीटों पर जरूर निकल के सामने आ सकता है। लेकिन बड़ी हार अगर कही जाए, बड़े चेहरे जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, वो आश्चर्यचकित करने वाला बात है कि वो बड़े चेहरे जैसे पृथ्वीराज चौहान की बात है वो पीछे चल रहे हैं। संजय निरुपम भी अभी, हालांकि कुछ चेहरे में वो तो शिवसेना शिंदे गुट से हैं, तो वो हो सकता है कि वो कुछ अलग अलग जो बूथ्स हैं। हालांकि डिंडोसी का जो इलाका है पूरी तरह से कहा जाता है कि शहरी इलाका है, उसमें उत्तर भारतीयों का भी काफी सारा एक पॉकेट आता है जहां संजय निरुपम जो संजय निरुपम के वोटर्स हैं उस पॉकेट्स के जो मतदान की पेटियां जो खुलेंगी या ईवीएम जो खुलेगा तो हो सकता है कि वो आगे निकल कर आएंगे। लेकिन ये जरूर आश्चर्यचकित करने वाला है और खास करके महाविकास अघाड़ी के लिए ये बात जरूर सोचने वाली है कि आखिर उन्होंने कैंडिडेटों का चुनाव कैसे किया, जो वोटिंग पैटर्न्स है वो क्या हुए। क्योंकि बार बार जो हर बार वो कह रहे हैं, उनके जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि पोलराइजेशन हुआ, बटेंगे कटेंगे, ये बात कह रहे हैं। लेकिन ये बात साफ रही है कि जो मुद्दे थे वो मुद्दे से भटके हुए हैं। हालांकि जो लातूर का इलाका है जहाँ के कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वहां से वो दोनों सीटों से वो आगे हैं। यानी विलासराव देशमुख के बेटे जो दोनों हैं वो वहां से आगे चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जरूर बात है कि उन इलाकों में जहां उन्हें ज्यादा मेहनत करनी थी वहां उन्होंने मेहनत नहीं किया है, या बातों को लेकर अगर देखा जाए तो पोलराइजेशन की बात करते रह गए हैं और वो बातें सामने नहीं आ पाई हैं। जो चुनाव के दौरान जो ड्रामेबाजियां हुई, जो सेफ खोलना और वो बातें हुई, वो कहीं ना कहीं वो लोगों के दिल में बात बसी नहीं। लोग वहीं गए जहां उनको लगता था कि ये मेरे मुद्दों से सरोकार रखते हैं, मेरे लिए बराबर वो खड़े रहते हैं, उस बातों को रखते हैं जरूर। हालांकि इसमें कई सीटें और बीजेपी की बढ़ सकती थी। जो उन्होंने गठबंधन किया, गठबंधन में जो अजित पवार के साथ जो गठबंधन किया, खास करके शिंदे के साथ जो गठबंधन है, अजित पवार के साथ गठबंधन अगर देखा जाए तो 3-4 सीटों का नुकसान उनको मुंबई में हो रहा है। तो अगर ये गठबंधन उनके साथ नहीं रहता, इंडिपेंडेंट के तौर पर वो लड़ते, यानी अलग से वो लड़ते, तो उन्हें वो फायदा मिल सकता था। अभी जो मनसे के प्रवक्ता से जो बात हो रही थी वो स्पष्ट कर रहे हैं कि हमने जो अमित ठाकरे का चुनाव जीतने की बात करी, लेकिन वह कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि वो पीछे आ रहे हैं। तो ये 220-215 तक समेटता नजर आ रहा है। लेकिन ये यानी कि बहुमत से सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जब नतीजों में कन्वर्ट होंगे लगातार आपको पल पल की अपडेट भी हम पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हम लगातार आपको पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।